राम राम भाई सभी को। सो आज से हम एसएससी ग्रुप डी को स्पेशल टारगेट कर रहे हैं 2026 का जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश सब्जेक्ट को। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे भाई। 10 में से कुछ पोर्शन वोकैब का रहेगा, कुछ ग्रामर का रहेगा। तो ग्रामर का जो पोर्शन है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो वोकैब है वो 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। अब वोकैब में क्या क्या आएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन, आइडम फ्रेज का एक क्वेश्चन, सिनोनियम का एक क्वेश्चन, एंटोनियम का एक क्वेश्चन और मिसस्पेल्ड का एक क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन ये रहने वाला है। 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। अब ग्रामर में भाई इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा आपको। सब आपको ग्रामर की 150 क्लास करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 6 टॉपिक्स बताए हैं और ये 6 टॉपिक्स ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये मैंने एक तरीके से 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके, 10 क्वेश्चंस के टॉपिक्स लिख दिए हैं, इन्हीं से आएगा भाई। तो जो ग्रामर में है, एक तो पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है टेंस, तीसरा है प्रीपोजिशन, फोर्थ है नरेशन, पांचवा है वॉइस और लास्ट है क्वेश्चन टैग। तो सिर्फ ये 6 टॉपिक्स हैं, सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश में करने हैं और साथ में वोकैब। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए ये 6 टॉपिक्स आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, इन टॉपिक्स के और अच्छे से रिवाइज करने हैं। मतलब बात ये है, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना 10 में से इन्हीं 6 टॉपिक से तो इंग्लिश के आएंगे और ये वोकैब का पोर्शन है जो आने वाला है। और वो कैब ज़्यादा डीप में नहीं आएगी, वो कैब वो ही बुझ जाएगी जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं वर्ड्स, जो हमारी दिनचर्या में यूज होते हैं कुछ शब्द, वो ही चीज़ें हमारे वो कैब में यूज होंगी। तो हमें सीजे लेवल तक की चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है जो जिससे हम ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर पाएँ। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है, हमें टिप टू टिप चीज़ें करनी चाहिए। तो आज ये क्लास आपकी जो इंग्लिश की है ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है आज आपकी। आज मैं आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा ना वो क्या कराऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इंग्लिश के बारे में समझाऊंगा। आज की जो क्लास 1 है इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर सेंटेंस लिख रखा है मैंने, जैसे मैंने लिख दिया आई राइट ए लेटर, मैंने लिख दिया, तो आपको ये आई राइट ए लेटर इन शब्दों का पता ही नहीं है क्या है, क्या काम करते हैं इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश कैसे सीखोगे? तो सबसे पहला काम होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये क्लास है भाई, कोई छोटा बच्चा हो 6वीं से 12वीं तक का जिसके ग्रामर आती हो तो वो भी देख सकता है। और स्पेशल ग्रुप डी के लिए तो टारगेट है ही, या कोई सीटी की तैयारी करता हो मेंस की, अगर उसमें इंग्लिश आएगी तो वो भी देख सकता है। बाकी मैंने डिजाइन क्लास ग्रुप डी के लिए करी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच से हम शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन है सिर्फ। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि वर्ड को कैसे पहचानते हैं, कौन सा वर्ड क्या काम करता है, ये चीज मैं आपको आज सिखाऊंगा। फिर कल से हम इन्हीं टॉपिक्स पे काम करेंगे। पहले ये 6 टॉपिक्स हैं, मैं आपको उंगलियों पे रटवा दूंगा ये टॉपिक है और इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा और वोकैब का भी आपको साथ के साथ करवा दूंगा थोड़ा थोड़ा। तो आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। 10 में से 9 क्वेश्चन कोई 10 भी कर लेगा या 9 तो हो जाएंगे, 8 से 9 10 इतने, वो आप पे डिपेंड, आप कितनी मेहनत करोगे मेरे साथ मिलके। सो पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। हमारी इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच
जो हैं वो 8 हैं, टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। कोई भी मैंने सेंटेंस लिख दिया तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा है इसमें, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, और इनका क्या क्या काम है भाई इंग्लिश में। ये चीज़ें आपको मैं सिखाता हूँ वन बाय वन, बहुत ईजी तरीके से सिखाऊंगा। शायद हरियाणा में कोई सिखाता हुआ टीचर, वो टीचर है भाई, मैं तो अपने भैया की डाल सिखाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे तय सब कुछ समझ में आऊगा। इंग्लिश के मार्क्स से नहीं घटेंगे, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। बिल्कुल आसान है इंग्लिश, एक बार आप मेरे साथ चल के देखो, सीख के देखो, क्लास को बिल्कुल अच्छे से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ ना उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसका पहला जो है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो किसी आदमी का नाम, किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम या विचारों का नाम, उन सभी को हम नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। और नाउन के काम क्या क्या हैं? तो नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में। तो सेंटेंस से देखते हैं हम, जैसे सेंटेंस है मोहन बोट ए बुक, मोहन ने पुस्तक खरीदी। तो ये मोहन क्या है? हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वही काम को करने वाला होता है, जिसको हम डूअर बोलते हैं या कर्ता बोलते हैं हिंदी में। तो सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है। तो मोहन बोट ए बुक, तो मोहन ने पुस्तक खरीदी। तो मोहन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे मोहन है सब्जेक्ट। बोट ये क्या है यहाँ पे? वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। बुक क्या खरीदी? बुक, तो ये क्या है? नाउन है। लेकिन ये यहाँ पे काम क्या किस चीज का कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और नाउन से पहले लगा दिया हमने आर्टिकल ए, एक बुक खरीदी थी। तो ये नाउन ऐसे काम करता है, नाउन सिर्फ सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट दो चीजों का काम करता है नाउन। दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम। एग्जाम्पल देखो, ही बोट ए बुक। ही बोट ए बुक, पिछले वाले में क्या लिख रखा था? मोहन बोट ए बुक। तो मोहन की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? ही। पहले मोहन था, नाउन था, मोहन की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? ही। तो ये हो गया प्रोनाउन। बोट क्या होगी? वर्ब, जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो तो वो वर्ब होती है। तो बोट वर्ब होगी है। सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वो है प्रोनाउन। इसका काम ही सिर्फ क्या है? नाउन की जगह आना। जब नाउन ना हो तो प्रोनाउन का यूज करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है वर्ब। वर्ब क्या करते हैं? ए वर्ब एक्सप्रेसिज एक्शन और बीइंग। जो क्रिया है वो किसी कार्य को शो करती है भाई, एक्सप्रेस करती है कार्य के होने को या करने को, एक्शंस को, उसको वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, राहुल स्टोल ए रिंग। राहुल क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। रिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए आ गया आर्टिकल और स्टोल क्या है? वर्ब। तो एक्सप्लेनेशन देखो आप, इस सेंटेंस में स्टोल एक वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है।
वर्ब जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे या स्टेट को करे, यानी अवस्था को, या पोजेशन को। पोजेशन अधिकार होता है पोजेशन, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, वो तो मेरी है या मेरा अधिकार दिखा दिया ना, तो इसका मतलब ये पोजेशन है। स्टेट क्या होता है, जहाँ पे बी की फॉर्म यूज होती है। और एक्शन, कोई एक्शन वर्ब कोई भी हो सकती है, जैसे रीड है, पढ़ना है, लिखना है, उठना, चोरी करना, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तो स्टॉल यहाँ पे एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होते हैं। राहुल एक नाउन है क्योंकि ये एक नाउन ऑफ पर्सन है, बिल्कुल है। रिंग एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक नाउन है और वर्ब का इफेक्ट जो है इसी पर है। जो वर्ब है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे। चोरी की हुई है रिंग, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ गया, ऑब्जेक्ट पे, तो ये वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगला क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो बताए ना, उसको हम विशेषण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हम एडजेक्टिव। यानी वो क्वालिटी बताएगा किसी की, कुछ भी बता सकता है, अच्छा बुरा गलत सही, तो इन सब के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव एग्जांपल देखो, मोहन बोट ए बिग हाउस, ऐसे लिख देता ये, मोहन बोट ए हाउस। तो ये क्या था हमारा सब्जेक्ट, ये थी वर्ब, ये था ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये वर्ब है ए। अब इसने हाउस खरीदा, घर, तो कैसा घर खरीदा इसने, बिग, तो बिग लगा दिया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको एडजेक्टिव। जैसे मैं लिखता हूं एक, माई कार, माई कार, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे मैंने लिख दिया क्यूट गर्ल, गर्ल, तो लड़की क्या है, क्यूट है, तो ये है नाउन, नाउन की विशेषता बता दी इस वर्ड ने, तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की यही खास बात है कि ये नाउन से पहले आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। मैंने बहुत टाइम बाद बेरा ला गया था, मैं तारती पहली क्लास में बताने लग रहा हूँ। मैंने जब इंग्लिश इंग्लिश सीखी तो 6 महीना तक ये भी नहीं पता था कि कौन सा वर्ड क्या है, और मैं आपको पहली क्लास में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप सेंटेंस को देखो तो सब इनकी सेंटेंस में पहचान कर पाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है भाई। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण एक ऐसी है जो मतलब नाउन के बारे में बता सकती है, प्रोनाउन के बारे में बता सकती है हमें, या वर्ब के बारे में बता सकती है, एडजेक्टिव के बारे में बता सकती है, खुद के बारे में भी बता सकती है ये। तो एडवर्ब क्रिया विशेषण ऐसी चीज है जो सबके बारे में बता सकती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, रोहन वॉक्स स्लोली, मोहन धीरे धीरे चलता है। सिर्फ इतना लिख देता मैं, अगर रोहन वॉक्स, रोहन चलता है, तो ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है। अगर मैंने स्लोली लिख दिया तो कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो वर्ब को क्वालिफाई कर दिया इसने, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा कौन, एडवर्ब। ये बातें याद रखनी है आपको। जैसे नाउन की जगह पे कौन आएगा, प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है, नाउन आएगा, नाउन से पहले आएगा हमेशा, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कभी भी आपको नाउन के बाद नहीं दिखेगा, नाउन से पहले मिलेगा हर जगह। और एडवर्ब क्या है, जो सब के बारे में बता दी।
अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या करता है? ए कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेज। तो जो कंजक्शन है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लाउजेज को जोड़ता है, जॉइंस करता है। जैसे राम और सीता है, इसको हमें जोड़ना हो तो यहाँ पे एंड लगा देंगे। तो ये क्या है? ये है कंजक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो राम क्या यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे कंजक्शन हो गया। श्याम क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो नाउन है। आर, आर किस लिए आया? ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक है, उसमें बताऊंगा अच्छे से। अगर हम जब दो नाउन हो तो एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब आती है, इसीलिए यहाँ पे आर आ गया। आर के बाद प्लेइंग क्रिकेट। वर्ब दो होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ये सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है। आज आपको सिर्फ शब्दों से पहचान करनी है। चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। शायद ऐसा कोई पढ़ाएगा आपको। प्रीपोजिशन, अगला पार्ट ऑफ स्पीच। तो रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है उसमें अन्य शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। देखो कंजक्शन तो जोड़ता है, कंजक्शन तो जोड़ेगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन सिर्फ रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जोड़े जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करना। यानी कोई सेंटेंस है उसमें कुछ चीजें और जोड़नी है हमें, तो हमें प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई सा राजेश, मैंने राजेश को देखा। ये सेंटेंस इतना बिल्कुल सही है। ये सब्जेक्ट आ गया, ये मेन वर्ब आ गई और ये आ गया ऑब्जेक्ट। ये भी नाउन है और ये भी, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। तो आयशा राजेश इतना ठीक है। ए पार्क, आयशा राजेश ए पार्क, ये लिख दिया तो इस सेंटेंस गलत हो गया ना, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो इनका जो रिलेशन दिखाना हमने प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे इन लगा दिया तो ये सेंटेंस बिल्कुल अब करेक्ट हो गया। आयशा राजेश इन ए पार्क। तो ये सेंटेंस अब बिल्कुल करेक्ट हो गया है। एक्सप्लेनेशन देखो। इस सेंटेंस में इन जो है एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि वही अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, अदर क्या इसमें ए पार्क है को राजेश से कनेक्ट कर रही है, से रिलेट करने का काम कर रहा है। और पार्क प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इनके बाद ना इन नहीं, प्रीपोजिशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस बात पे। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे क्या था? इन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये पार्क है, ये इन का ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रीपोजिशन का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रीपोजिशन लग रही हो और उसके साथ उसके बाद वर्ब आ जा, तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। क्योंकि अगर वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। ठीक है। अगला देखो पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट है ये, 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है।
आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी और बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं मैं आज, तो अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इंटरजेक्शन क्या काम करता है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। जो इंटरजेक्शन है वो इमोशंस और फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस है वी वोन द मैच, इतना सेंटेंस ठीक था, तो ये हुर्रे लगाने की क्यों जरूरत थी? इतना सेंटेंस भी ठीक था भाई, वी वोन द मैच, लेकिन हुर्रे लगा दिया तो यो इसकी जो वहां पे लोग हैं या यो जो सब्जेक्ट है वी, इनकी फीलिंग्स को और इनके इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यो शब्द लगाया गया है कि वे आदमी मैच जीतने के बाद खुश हैं, दुखी हैं, क्या है। तो यो शब्द इसलिए लगाया गया है और इंटरजेक्शन का यूज यही होता है। तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता दिए 8 के 8 कि कौन सा क्या काम करता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस। बेसिक क्लास में हमें टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल शुरुआत में हमें पता होनी ज़रूरी है कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है और ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। तो 5 प्रकार के होते हैं। तो वन बाई वन देखते हैं कि क्या है ये। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जनरल इंफॉर्मेशन देता है ये, जनरल इंफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? असर्टिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस दैट स्टेट ए जनरल आइडिया और थॉट, ए हैबिचुअल एक्शन, ए साइंटिफिक फैक्ट और ए यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब जो असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो जनरल आइडियाज, थॉट और हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताते हैं, यानी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं हमें या शो करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी इन सेंटेंस में। असर्टिव हमेशा एफर्मेटिव भी बोलते हैं, इनको पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें नोट वगैरह नहीं आता। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये मोहन के बारे में जनरल आइडिया बताया गया है या इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो जिसमें पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव वर्ड का यूज ना हो, नोट वगैरह का, तो उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और इसमें असर्टिव के 2 पार्ट हैं, पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव में आपको पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें नेगेटिव है। तो असर्टिव के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला तो अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव में पॉजिटिव होया करे, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव, जिसमें नोट का यूज होगा, नोट। यहाँ पे प्लेज क्रिकेट। मोहन है, मोहन के बाद डज आया है, क्योंकि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है डू। उसके बाद क्या फॉर्मेट होता है? जैसे सब्जेक्ट आया, अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नोट, फिर आएगी वर्ब या मेन वर्ब बोलते हैं जिसे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट होता है नेगेटिव सेंटेंस का। और पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये रहता है। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर इंटेंडेड टू फाइंड आउट सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कुछ जो सूचना है उनके इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है किस चीज के बारे में? तो किस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसीलिए लास्ट में
क्वेश्चन मार्क लगा जाता है। जैसे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? तो इन्हें क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, क्योंकि इसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कोई बात जानने की कोशिश की जा रही है। तो इंटेरोगेटिव सीधी बात है, जिसमें प्रश्न पूछ देना भाई वो इंटेरोगेटिव होगा है। हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। अगला एग्जांपल, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव हुआ, क्योंकि इसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जा रही है। एक यहाँ पे नोट करने की बात है, जैसे हु से या व्हाट से जब शुरू होगा सेंटेंस, तो इसके बाद मेनली हम क्या करते हैं, हम जैसे जब इंटेरोगेटिव है, इसका लिखते कैसे इसको, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर लगते हैं इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख के फिर लिखते हैं मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऐसे फॉर्मेट होता है इसके, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसका ये फॉर्मेट होता है। अगर हु और वट लग रहा हो, जब हु और वट लग रहा हो, प्रोनाउन प्रोनाउन नहीं है दोनों, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सीधा क्या फॉर्मूला होगा, इसमें हु है या वट है, इसके बाद सीधी वर्ब आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगेगा जब हु और वट हो। ठीक है भाई। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हुए हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें भाई ऑर्डर दे रखा हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, तो वे इंपेरेटिव सेंटेंस होया करें। जो सीधे वर्ब से शुरू हो, जिसमें सब्जेक्ट ना हो, जो सीधे वर्ब से शुरू हो, वे कौन से हुए हैं? इंपेरेटिव। उनको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इतना ये ध्यान रखना था हमने इंपेरेटिव का। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव वे होते हैं जिसमें विश, कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्लेसिंग, वेलकम, थैंक्स, कर्स, कर्स क्या होता है? श्राप। मतलब किसी थी भाई तामी दुआ देव, बधाई देव हो, विश देव हो, थैंक यू करो, तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें हम ब्लेसिंग्स दें उनको ऑप्टेटिव बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री, तो एक दिन ये मैं जो भी भाई मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप डी में लगेंगे, तो तब बोलूंगा मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री। लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है? वी वॉन द मैच, जिसमें कुछ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग्स। जो भाई अचानक की में होना है, सडनली कोई चीज हो और स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे वी वॉन द मैच, हुर्रा। तो ऐसे इस टाइप के जो है सडन जॉय है, सडन कोई चीज होगी ना, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अल्लाह है, हुर्रा है। अब पांचों बता देता हूँ, समराइज हो जाएगा। पहला है असर्टिव। असर्टिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें पहला होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में आपको नेगेटिव मिलेगी इंफॉर्मेशन। दूसरे टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मार्क। इनका लिखने का तरीका क्या होता है? बहुत सारों को लिखने का तरीका नहीं आता। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव हो गए। तीसरे टाइप के इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव होते हैं जो वर्ब से शुरू हो, वर्ब से शुरू हो। फोर्थ टाइप के कौन से होते हैं? फोर्थ टाइप के होते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हम किसी को दुआ देते हैं, विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, वेलकम करते हैं हम किसी का, या थैंक यू बोलते हैं, तो उसको हम ऑप्टेटिव बोलते हैं। पांचवें टाइप के होते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम सडन, जो आदमी की सडन जो है, जो ही नहीं, सडन जो भी उसके एक्सप्रेस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, तो कोई भी चीज़ अचानक हुआ है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू व्यक्त करते हैं। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना जरूरी था। कौन सा सेंटेंस, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या काम करता है, कैसे हम उनको फाइंड आउट करें, और एक सेंटेंस के बारे में पता होना जरूरी था। तो फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी। कुछ आपको बताना चाहता था मैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में जो हमने चैप्टर करने चाहिए इंग्लिश में। हमने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब भी बिल्कुल ऐसे आपकी करनी है। मैं ऐसे ही, आज आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, ऐसे ही भाई मैं आपको 1 बाय 1 करवाता जाऊंगा। और इंग्लिश तो बहुत कम टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स बताए मैंने, 6 टॉपिक्स, और ये 6 टॉपिक्स कर लोगे, इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे पक्का पता है। 10 में से अगर 5 क्वेश्चन आए ना, अगर ग्रामर पोर्शन के, तो 5 के 5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, मैं 100% कह सकता हूँ। क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है ना, यही टॉपिक मेन होता है, इसी से पूरी इंग्लिश बन रही है, इसी में पूरी इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन हो जाता है। अब मैं कुछ सलाह दे देता हूँ आपको, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी की इंग्लिश की पेड क्लास मत लियो, इंग्लिश की पेड क्लास नहीं लेनी है। सेकंड थिंग, इंग्लिश की क्लास, प्रॉपर क्लास मैं आपने करवाऊंगा, A to Z प्रॉपर आपने करवाऊंगा मैं, और आपका समझ में भी आओगी, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आओगी आपके सारी बातें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपने करवा दूंगा। साथ में मैं हर एक चैप्टर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपकी। और जितने भी एचएससी में इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं ना, PYQ, वो करवाऊंगा। और वोकैब भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से करनी है, और कुछ वोकैब मैं भी करवा दूंगा, आपकी रिवीजन करवा दूंगा फास्ट फास्ट। तो स्पेशली ग्रुप डी वालों भाई, मैं तारा खातर बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपको मैथ भी पढ़ा रहा हूँ और अब इंग्लिश भी करवाऊंगा। और बीच बीच में एक आधी हिंदी की क्लास भी ले लूंगा, और हिंदी की 8 से 10 क्लास लेके हिंदी भी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि हिंदी में जो ग्रामर का पोर्शन होता है ना, व्याकरण का, वही करना होता है, बाकी तो और तो आपको याद ही करने पड़ेंगे जो वोकैब का पोर्शन है। तो आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास थी। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बता के जाना भाई कमेंट में। और डेली एक वीडियो आएगी, मैथ की होगी, एक दिन मैथ की होगी, एक दिन इंग्लिश की होगी। तो अगली क्लास में हम टॉपिक करते हैं, जो 6 टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक शुरू करूंगा मैं, तो आप कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक हम पहले शुरू करें। और क्लास, जैसे क्लास होगी ना, तो क्लास करने के बाद हम थोड़ी सी डेली वो क्या पढ़ा करेंगे, क्लास में करवाऊंगा भाई मैं तार पर भरोसा को नहीं कर सकता कि मेरा तुम ना करो, तो मैं तार तय 10-1 मिनट वो कैब करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो एचएससी में आई होगी पहले, वही भी करवा दूंगा आपकी। तो आई होप भाई आज की वीडियो तो हमने अच्छी लगी होगी। सो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।